हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से लेट मी एक्सप्लेन नाउ के अंदर। और हम लोग टॉपिक कर रहे हैं जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स लगभग 90% एंड मोड पे आ चुकी हैं। अब तक करीब 25 से 26 लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो अगर आप उनको नहीं देखे तो उनको पहले देखें। और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस, या मैं बोल सकता हूँ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या वर्ड बोला मैं? ह्यूमन जेनेटिक्स। अब तक जो पढ़े थे हमने ओवरऑल पूरे जो जेनेटिक्स है उसको समझने के हमने बात करी थी, बट आज हम पर्टिकुलर समझेंगे ओनली फॉर ह्यूमंस के बारे में कि हमारे जो जीन है, हमारा जो जेनेटिकल मेकअप है, हमारा जो जेनेटिक्स इनहेरिटेंस है वो कैसे अगली पीढ़ी में जाता है, वो पूरी कहानी हम समझेंगे। और अगर गाइस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखते हैं इसको जरूर कमेंट करें, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे जो पहलवान लोग हैं उनके बिना मैं अधूरा हूं। आपका मुझे प्यार लगातार मिलता आ रहा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फटाफट 10K सब्सक्राइब कर इसको पहुंचे, क्योंकि अब मैं है जो प्रॉपर प्लानिंग से सब चीजें स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। तो अब आपका प्यार मुझे लगातार मिलता रहे, ऐसे शुभकामनाओं के साथ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, टॉपिक हमारे पास में रखना है ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या वर्ड बोला मैंने यहाँ पे? ह्यूमन जेनेटिक्स। अब यह ह्यूमन जेनेटिक्स का मीनिंग मतलब क्या है कि अब दोनों अलग अलग कर दो, ह्यूमन प्लस जेनेटिक्स। तो अभी हमने पढ़ा कि जेनेटिक्स में ध्यान रखना ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा सिस्टम ध्यान रखना जिसमें हम लोग जो हमारा जो डीएनए है, कैसे जो एक पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ी में जाती है, वो सब जानने की जो पूरी मैकेनिज्म्स होती है वो कहाँ आती है? हमारे जेनेटिक्स में आती है। तो यहाँ पे हम ह्यूमन के अंदर की सारी चीजों को हम समझने वाले, तो उनको समझने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके मैंने बता रखे हैं। एक है हमारे पास में पेडिग्री एनालिसिस। क्या टॉपिक हमारे पास में? पेडिग्री एनालिसिस। हम पेडिग्री एनालिसिस करके भी हम लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली से जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे हमारे पीढ़ी तक पहुंचा है, यानी कैसे 4 पीढ़ी तक जो चीजें ट्रांसफर हुई वो हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारे पास में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, हम लोग डेटा कैलकुलेशन से हम पता लगा सकते हैं। एंड तीसरा हमारे पास में ह्यूमन कैरियोटाइपिंग। अब ह्यूमन कैरियोटाइपिंग का यहाँ पे सिंपल मतलब ध्यान रखना कि हमारे जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम को उनकी साइज के हिसाब से आप उनको अरेंज कर लीजिए। ऐसे उनको इस प्रकार से उसको पूरा अरेंज करके इसके बारे में बता सकते हैं। तो कैरियोटाइपिंग का मतलब ध्यान रखना था कि हमारे क्रोमोसोम को आप लोग अरेंज करके उसके अंदर क्या मिस है, क्या मिस नहीं है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या कम पड़ रहा है, वो हम सारी कहानी पता लगा सकते हैं। वो किस्मत हमारा ह्यूमन कैरियोटाइपिंग के अंदर आता है। यहाँ पे आज हम जो समझने वाले हैं वो पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री में भी हम लोग आज बेसिक्स ही करेंगे। पेडिग्री के जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं और कुछ कौन कौन से डिसऑर्डर है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ तक आने के लिए। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि पेडिग्री का मीनिंग क्या है, पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला? एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। क्या बोला? अगर किसी भी बंदे को या व्यक्ति को या औरत को, बच्चे को, किसी को भी अगर उसको हिस्ट्री पता करनी है, हिस्ट्री का क्या लॉजिक है भाई? मेरा कहने का मीनिंग है कि मेरे दादा के परदादा के अंदर कौन कौन से करेक्टर थे, या उनमें कोई डिसऑर्डर था या नहीं था, वो था तो किस पीढ़ी तक जा रहा है, किस पीढ़ी में जाएगा, इसको पता लगा कि हम इसको पढ़ के हम लोग ये पता लगा सकते हैं अगर किसी पेरेंट्स में डिसऑर्डर है तो क्या उनके बच्चों में जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, कितने परसेंटेज चांसेस रहने वाले हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो चिंटू के पापा की हम लोग कहानी यहाँ पे लेते जाना है। चिंटू के पापा को क्या करनी है? उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पता करनी, ध्यान रखना कि कैसे जो है ट्रांसमिशन हुआ जेनेटिक कैरेक्टर का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो क्या बड़ा बोला? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ध्यान रखना कि हम लोग क्या कर सकते हैं? एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के द्वारा पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति की या पर्टिकुलर किसी भी बंदे के, चिंटू के पापा के, चिंटू की मम्मी के, चिंटू के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन हुआ वो कैसे हुआ, 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन। तो ये जो चीजें हम कहाँ समझते हैं उसे हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। मतलब यहाँ पे मैंने आपको देखो डायग्राम, चिंटू के कौन है? बापूजी है। कौन है? चिंटू के बापूजी। चिंटू की कौन है? मम्मी जी है, ठीक है। तो इनके इस चिंटू जी के अंदर ध्यान रखना कौन कौन से कैरेक्टर बापू से आए, कौन कौन से मम्मी जी से आए, ध्यान रखना। तो वो पूरी कहानी है। या फिर इनके अंदर भी इनके ऊपर से कहां से कैरेक्टर आए हैं वो हम लोग ध्यान रखना इनके जो दादा दादी हैं उनसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीजें हम समझेंगे पेडिग्री एनालिसिस।
एक प्रकार कोडिंग है। पेडिग्री को समझना बहुत इजी, बट बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं ना परेशान, तो वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर देना कि साहब जो पेडिग्री हमें समझ में नहीं आती है। तो पेडिग्री समझना बहुत इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको उसकी थोड़ी बेसिक्स नॉलेज पता होनी चाहिए, तो आप आराम से उस टॉपिक को पूरा समझ सकते हो। ठीक है, तो पेडिग्री को समझने के लिए हमें पहले कुछ जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमें समझना पड़ेगा। भाई देखो साइंस है, जैसे आप लोग क्या करते हो कंप्यूटर में कोडिंग करते हो, हर एक कोड का अपना मीनिंग होता है, उसी तरह हमारे बायोलॉजी में भर भर की कोडिंग है। अभी आप लोग जाओगे प्लांट के अंदर, 11th क्लास में पढ़ा होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में, तो वहां पे भी क्या थी, फ्लावर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने की कोडिंग थी। उसी प्रकार हमारे बायोलॉजी में जाए 12th में पेडिग्री में, वहां पे क्या होती है, कोडिंग होती है। तो वहां तो ऐसा है नहीं कि ये चिंटू के पापा, ये चिंटू की मम्मी, ये चिंटू के पापा का ये हुआ, ये चिंटू की बहन हुई, चिंटू का भाई हुआ, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करना है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद है तो उसकी सारी मैकेनिज्म आराम से समझ पाओगे। चलिए, तो मेरे पास में सबसे पहला, अगर आपको नॉर्मल बंदे को दिखाना है तो क्या बनाओगे, बॉक्स। क्या बनाओगे, देख लीजिए मैंने बना रखा है यहाँ पे। अगर नॉर्मल बंदे को लिखना है, या नॉर्मल बंदा आपको अगर मान के चलना है, तो क्या लिखोगे उसके लिए, बॉक्स। क्या लिखोगे, आपको ऐसा बॉक्स बनाओगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल बंदा है। इसका मतलब अगर डब्बा आपने बनाया तो नॉर्मल बंदा है, अगर आपने गोल सर्कल बनाया तो क्या मतलब है, ये नॉर्मल फीमेल है या नॉर्मल बंदी है। ठीक है, यानी ये जो नॉर्मल अगर कंडीशन है तो इसमें सर्कल में कुछ भी नहीं आएगा, एकदम गोल सर्कल यहाँ पे रहेगा। ओके, अब शादी कर रहे हैं आपस में दोनों का, इन दोनों का, ये चिंटू के पापा चिंटू की मम्मी है, इनको शादी करवाओगे तो इनका रिश्ता कौन सा, इनका जो पवित्र रिश्ता है उसको दिखाने के लिए ध्यान रखना, ये सिंबल इनके बीच में ज्वाइन कर दिया जाएगा कि दोनों ध्यान रखना आपस में मैटिंग करते हैं या आपस में रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो सिंबल ध्यान रखना है कपल का या मैरिज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग भी अपनी कार्ड की कुकुपत्री पे आप ऐसा सिंबल्स लगा सकते हो, वो बायोलॉजी वाले समझ पाएंगे, हर कोई समझ नहीं पाएगा। ओके, ये लो चिंटू की फैमिली का हिसाब कितना आपको आगे ध्यान रखना। ठीक है, ये चिंटू के पापा है, चिंटू की मम्मी है, इनके बीच में शादी होती है, बच्चे हुए, चिंटू का, ये चिंटू है, चिंटू की दीदी है, चिंटू की बहन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि होने वाले प्रोजेनी को यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है स्टार्ट के द्वारा। यानी ये क्या हुआ, उनके पेरेंट्स हो गए, और ये क्या हुआ, उनकी फर्स्ट जनरेशन हो गई। ओके, तो ध्यान रखना ये इस प्रकार का ध्यान रखना, उसको डाउन की तरफ चार्ट बना के लिखा जाता है। और अगर ध्यान रखना इस प्रकार का आपको, इस प्रकार से कुछ आपको इंडिकेट मिले, इसका मतलब सेक्स यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है, पता ही नहीं है क्या है, कौन सा जेंडर है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको ये इस प्रकार का ध्यान रखना, और डायमंड शेप में इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, ध्यान रखना। ओके, अब मेरे पास ध्यान रखना कि मेल फीमेल अफेक्टेड है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, वो ऑटोसोमल है, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, तो उसको पता लगाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए ध्यान रखना, या तो मैं ऐसे जाली बना दी है, अगर जाली बनाने का आपके पास समय नहीं है तो आप इसको पूरा ऐसे काला भी कर सकते हो। ठीक है, कई बुकों में ऐसे पूरा ये काला किया हुआ भी मिलता है। ओके, तो ये पूरा डार्क ब्लैक हो तो भी क्या अफेक्टेड का इंडिकेशन है, या पूरे अगर जाली बना दूं मैं तो भी क्या अफेक्टेड का इंडिकेशन है। सेम कहानी बॉक्स में भी, कहानी ध्यान रखना, ऊपर वाला फीमेल का था, अभी नीचे वाला किसका हो जाएगा, मेल का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेल पूरा डार्क में निकल गया, मतलब क्या है, मेल यहाँ पे अफेक्टेड हो चुका है, यानी इस मेल के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। कंप्लीट डार्क बबल है। ओके, तो ध्यान रखना ये हमारा कौन सा है, अफेक्टेड फीमेल का इंडिकेशन है। और ध्यान रखना बॉक्स फॉर्मेट मतलब क्या है, क्या है, मेल या फिर अफेक्टेड का इंडिकेशन है, बहुत सिंपल है। चलिए, अब ध्यान रखना, अभी यहाँ पे थोड़ा लोचा ध्यान रखना, ये दोनों देखो मैं फिर रिपीट करूं, इसमें कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, ध्यान रखना, और कुछ चीजें मैंने भी स्किप कर दी, जो मैंने जो लगा ये चीज फिलहाल जरूरत नहीं बताने, ध्यान रखना। ओके, तो ये क्या बोला, हेट्रो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल। ध्यान रखना अगर ऑटोसोमल का हेट्रो वाली कंडीशन है, मतलब दोनों है, वहां पे दोनों के साथ ध्यान रखना, कैपिटल भी और स्मॉल भी है, तो ध्यान रखना एक कॉर्नर को यहाँ पे ध्यान रखना डार्क किया जाता है या फिर उसको लाइनिंग की जाती है, ध्यान रखना। और फीमेल कैरियर ध्यान रखना, ये आपको जो मेन काम पड़ेगा ना, वो या तो ये बंदे हैं और ये बंदे हैं और ये बंदे हैं, ठीक है, और ये चार्ट है। आपको ज्यादा मैंने स्टार लगा ध्यान रखना, ये चार चीजें ही आपको काम पड़ने वाली हैं, बाकी चीजों ज्यादा काम आपको पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। करियर फीमेल याद रखना, करियर फीमेल कई जगह के बीच में डॉट लगा के भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका मतलब क्या था, फीमेल का करियर है। अब यार फीमेल करियर का मीनिंग है, फीमेल अफेक्टेड तो नहीं है, बट फीमेल अफेक्टेड जीन कैरी कर रही है, फीमेल के पास में वो डिसऑर्डर करने वाला जीन अवेलेबल है, तो उसके लिए या तो आप उस बबल को हाफ कर लो, हाफ ब्लैक कर लो, या उसके बीच में डॉट लगा देना रखना है, बीच में से ब्लैक कर दो। इस प्रकार का जो पैटर्न है वो करियर फीमेल को इंडिकेट करता है। अगर कोई बंदा चल गया है
या शेष या राम हो गए हैं, ऊपर चल गए हैं, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, उसके लिए भी इसके ऊपर लाइन खींच दी जाती है, उसको वहां से काट दिया जाता है, ध्यान रखना। तो वो ध्यान रखना इंडिविजुअल की डेथ को इंडिकेट करता है। ओके, और ध्यान रखना यहाँ पे बता रखा है कि नॉर्मल पेरेंट्स का क्या हुआ, बिगड़ी हुई औलाद। क्या निकला, नॉर्मल पेरेंट की बिगड़ी हुई औलाद यहाँ पे निकली है, मतलब अफेक्टेड बेबी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अभी मैं आपको इस सब की प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा, बट आज हम लोग हैं जो सिंपल इसकी चार्ट को समझते हैं। एक्चुअली में डिसऑर्डर ये पेडिग्री बहुत इजी है, अगर आप उसको ढंग से समझें, चार्ट बना के समझे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो मैंने इसके देखो सिंपल चार्ट बनाया, आप लोग ट्राई करके समझ में आपको आ सके। ये मैंने क्या लिया, पेडिग्री एनालिसिस को मैंने बोला कि जो डिसऑर्डर है पेडिग्री में हम लोग क्या समझेंगे, इनके फैमिली में होने वाला कोई डिसऑर्डर है या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टडी करनी है, अगर आपको 3 पेटी तक 2 पेटी तक, तो वो हम लोग पेडिग्री द्वारा कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के कैरेक्टर का क्या होता है, इनहेरिटेंस। क्या बोला मैं, 2 प्रकार के कैरेक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे अगली पीढ़ी में। वे सेम कहानी हम लोग समझते हैं कि हमारे क्या होता है 23 क्रोमोसोम होता है गैमेट में, कितने होता है 23। अब 23 में सिस्टम क्या होता है 22 प्लस क्या होता है 1, यानी कि ये क्या होता है ऑटोसोमल कैरेक्टर, ये क्या होता है यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर, या फिर ऑटोसोमल क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोमल का भी क्या होता है इनहेरिटेंस तो होता है ना अगली पीढ़ी में। तो अगर लोचा ऑटोसोमल क्रोमोसोम में है या नहीं है वो भी हम देखेंगे। तो उससे मेरे पास में जो सिंगल है उसे क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम में लोचा है या नहीं है, तो इसको हमने जो क्लासिफाई किया जाना वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑटोसोमल है या हमारा क्या है वो सेक्स लिंक लोचा है। ठीक है, मैं क्या बोला, आपका जो पेडिग्री का एनालिसिस है किस में करना है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम का एनालिसिस करना है या क्या करना है वो सेक्स लिंक ध्यान रखना है, वो पेडिग्री का एनालिसिस करना है। अब ऑटोसोमल में भी 2 कहानी ध्यान रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट केस बनता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए आप लोग इंडिकेट करोगे कैपिटल ए के द्वारा, और रिसेसिव के लिए करोगे आप लोग किसके लिए, ये वाला करोगे। इसमें भी हम आगे जाके समझेंगे डिटेल में रखना कि ये कैपिटल ए इंडिकेट डोमिनेंट फेज है, और ध्यान रखना ये होमोजाइगस रिसेसिव फेज है, और ये क्या है उसका हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो ओके, तो 3 प्रकार की कंडीशन यहाँ पे आपको लर्न रखनी है। कैपिटल ए अगर दोनों है तो वो डोमिनेंट है, होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल ए दोनों मतलब कौन से रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ध्यान रखना ये कौन सा हेटेरोजाइगस रिसेसिव अवेलेबल है। यहाँ तक कहानी क्लियर, या हेटेरोजाइगस देना कहानी बोल सकते हो। तो मेरे पास में कुछ एग्जांपल भी दे ध्यान रखना जो हमारे डेली लाइफ में आप लोगों ने अक्सर देखते होंगे, और कुछ यहाँ मैंने कॉर्नर डिसऑर्डर भी यहाँ पे इनके दिखा रखे हैं। ओके, ध्यान रखना। चलिए फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे सेक्स लिंग में लोचा का देना। अगर भाई सेक्स में क्या 2 अवेलेबल है, तो एक्स या वाई है। भाई सेक्स क्रोमोसोम में अगर लोचा हुआ है तो कहाँ हुआ, या तो एक्स में लोचा है, कहाँ हुआ वाई में लोचा हुआ। तो एक्स में अगर लोचा हुआ है तो कौन कौन से पॉसिबल लोचे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा दिए, और वाई में ध्यान रखना कुछ चीजें वो मैंने मेंशन लिखी ध्यान रखना। ओके, तो एक्स में ध्यान रखना मेरे पास में भी 2 केसेस है, एक्स वाला कौन सा डोमिनेंट में लोचा है या रिसेसिव में। आपके जो एग्जाम में सवाल आएंगे ना भर भर के, वो इसी से निकल के आएंगे। ऑटोसोमल क्या नाम, सॉरी, एक्स डोमिनेंट एंड एक्स रिसेसिव एंड देन ऑटोसोमल रिसेसिव। ये 3 ध्यान रखना केस से भर भर के एग्जाम में सवाल बनते हैं, बाकी से ज्यादा कभी सवाल नहीं बनते हैं। ओके, वाई लिंक वगैरह आपको मैं पहले एक्चुअली में इसके पहले टॉपिक था हमारा सेक्स लिंक का, वहां पे मैं चीजें सब समझा चुका हूं, फिर भी मैंने आपको एक बार बस एग्जांपल का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। चलिए हम समझते हैं, पहला हमारे पास में ऑटोसोमल के पहले हमें पता तो चले कि हमारे लाइफ में हमारे आसपास में कौन कौन से ऑटोसोमल कैरेक्टर हैं जो आपको देखने को मिलता है। अच्छा, उस ऑटोसोमल कैरेक्टर में जो हमें बाहर दिखते हैं उसमें से कौन सा डोमिनेंट वाला ऑटोसोमल है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव, वो हम समझ लेते हैं रखना। सबसे लेते हैं फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में आई में कलर, क्या लेते हैं आंखों का कलर। आपने देखा होगा आपके साथ में रहने वाले लोग, आपके पड़ोसी लोग, आपके ताऊ ताई, मामा फूफा फूफी, ठीक है, या आपके फ्रेंड सर्कल में आंखें 2 प्रकार की ध्यान रखना। किसी की आंखें ब्राउन एंड ब्लैक होती हैं और किसी की ब्लू आंखें होती है। देखा आपने, अगर किसी भी बंदी का अगर क्या आंखें ब्लू आईज है, क्या है ब्लू आईज है, तो ब्लू आईज का मतलब सिंपल मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसकी आंखों का जो ध्यान रखना, कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना ऑटोसोमल रिसेसिव है। कौन सा है, उसमें जो ध्यान रखना आई है वहां पे जो क्रोमोसोम का जो ट्रांसफर हुआ है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, उसके क्या आंखें क्या होगी ब्लू कलर की आंखें होगी। और बाकी नॉर्मल जो डोमिनेंट होता है वो कौन सी आंखें है, तो काली होती है, ब्राउन आंखें देखने को मिलती है। ब्राउन और ब्लैक के दोनों डोमिनेंट फीचर ध्यान रखना। ओके,
अब आते हैं ईयर की लोब। क्या आती है? ये ईयर की लोब, ये वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ये देखो अभी क्या बिल्कुल फ्री है, ठीक है, डोमिनेंट फीचर है, बट कहीं बार कुछ बच्चों में यार ये चिपका हुआ रहता है, मतलब दिस लाइक दिस, ठीक है, आपको दिख रहा है ऐसे चिपका हुआ, मतलब इस प्रकार से ऐसे, ये जो है ना पिन्ना, ये चिपके हुए ध्यान रखना, पीछे रहते ध्यान रखना। तो ये जो चिपकने का जो फंडा है उसको क्या बोलता है? रिसेसिव है। कान की अगर जो ईयर लॉब अगर चिपकी हुई है तो कौन सा है? वो ऑटोसोमल रिसेसिव का फीचर है। क्लियर कहानी यहाँ पे। सेम कहानी चलते हैं हेयर के बारे में। ये भैया ये बाल के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है, बाकी सब चलेगा, बाल के साथ तो भैया नहीं चलेगा। आजकल तो भैया मैं देखता हूँ बच्चों के बाल हो क्या क्या अलग अलग लेवल के, कौन कौन स्टाइल में बाल वालों कटवाते हैं, ठीक है। तो उनके जो बाल है ना, अगर उनके बाल कर्ली बाल है, क्या बाल है? कर्ली बाल है, तो कर्ली बाल का होना मतलब टेढ़े मेढ़े बाल, वो कौन सा फीचर ध्यान रखना? डोमिनेंट फीचर ऑटोसोमल का। जबकि उनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट ध्यान रखना बाल होते हैं, तो कौन सा उसका? रिसेसिव फीचर है। ओके, हाँ ये बहुत ही जबरदस्त है। चीक, गाल, प्यारे प्यारे गाल, ओ हो वाओ। गाल नाम सुनते ही हर एक में क्या जाती है? स्माइल आ जाती है। मतलब अगर आपको मैं ऐसा बताऊं तो ये के साथ में और ये यहाँ पे ऐसे वाला फीलिंग आती है। क्या है ये? क्या है? डिंपल है। क्या है? डिंपल है। और आपके फ्रेंड में, आपके दोस्तों में, बहुत सारी लड़कियों में आप लोग बोलते हो इसकी स्माइल बहुत ही क्यूट है। क्यों है? बहुत ही क्यूट इसकी स्माइल है, क्योंकि इसके क्या करता है? डिंपल पड़ता है। भाई मेरा डिंपल नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत बच्चों के डिंपल पड़ते हैं, किसी के डिंपल नहीं पड़ता है। लेकिन अगर डिंपल जिसमें पड़ते हैं उसके गाल की कौन सा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला फंडा है। तो डिंपल अगर पड़ते हैं तो कौन सा फंडा है उसमें? ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी तेरे को सूखे हुए गाल हैं, सबके है ही, हमारे सूखे हुए गाल है, ठीक है। तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी नॉर्मल ध्यान रखना, ऑटोसोमल जीन यहाँ पे काम करती है, रिसेसिव वाली काम करती है। क्लियर। फिर रोलिंग टंग। कुछ बच्चे बड़े शाणे होते हैं, वो जीभ ऐसे निकालते हैं और उसको ऐसे फोल्ड कर डालते हैं। क्या बोला मैं? कुछ बच्चे लोग ऐसे जीभ निकालते हैं, उसको ऐसे रोल कर डालते हैं। तो रीफ जो उनका जो लीफ है ना, लीफ नहीं क्या बोलते हैं? टंग, सॉरी, ठीक है, जीभ बोलते। क्या बोलते हैं? जीभ। ओके, तो ध्यान रखना रोलिंग देना मतलब क्या बोला कि जीभ का रोलिंग करना। तो कुछ बच्चों में ध्यान रखना जीभ ऐसे निकलती है, और कुछ बच्चों में ध्यान लीफ है, जो है ये लीफ नहीं, ये क्या बोलते हैं? जो जीभ है, क्या है? जीभ का अगर रोलिंग वाला फंडा अगर ध्यान में है तो वो कौन सा है? डोमिनेंट फीचर उसके अंदर है। और जो बच्चे लीफ, अरे यार, जीभ रोलिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखना उस पे क्या वो नॉन रोलिंग जीभ है, वो क्या था? रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके, फिर के कहानी RH फैक्टर में ध्यान रखना, अगर RH पॉजिटिव है तो क्या? अगर डोमिनेंट ऑटोसोमल है, नेगेटिव क्या? वो RH ऑटोसोमल रिसेसिव फंडा है। ओके, और स्किन का कलर, अगर हमारा कलर नॉर्मल है तो हमारा क्या है? पिगमेंट क्या? डोमिनेंट है। और बिल्कुल अगर किसी की बॉडी व्हाइटिश है या व्हाइट कलर की बॉडी है, इसका मतलब क्या है? वो एल्बिनिज्म है। ओके, तो इसमें क्या कहानी होगी? यहाँ पे वो ऑटोसोमल रिसेसिव का फंडा होने वाला है। यहाँ तक कहानी क्लियर। मैंने आपके आंखों के बारे में बता दिया, गालों के बारे में बता दिया, हेयर के बारे में बता दिया, जीभ के बारे में बता दिया। इतना और क्या याद रखोगे? इतना बहुत है। अगर इधर तुम्हें सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे ना तो तुम्हारी लंका से पार हो जाएगी, ठीक है। चलिए साहब समझते हैं अगला पॉइंट। अब मेरे पास में कुछ डिसऑर्डर है। क्या बोला मैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड सेम कहानी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या वर्ड बोला मैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में मैंने एक एग्जांपल लिखे थे, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्या वर्ड बोला मैं? माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। ओके, ये हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर का जब फंडामेंटल्स में होता है क्या, वो कहानी तब जाके पढ़ेंगे। खाली भी यहाँ नाम याद रख लो। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ध्यान रखना डोमिनेंट में होता है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव की बीमारियां ज्यादा है, ज्यादा फेमस है, ज्यादा सवाल बनते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है फिनाइल कीटेनूरिया। क्या नाम है? फिनाइल कीटेनूरिया, वो भी हम पढ़ेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में ध्यान रखना है, ये सब चीजें आते हैं। ओके, फिर सिकल सेल एनीमिया, फिर ध्यान रखना है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एल्बिनिज्म। ये चार जो ध्यान रखना डिसऑर्डर कौन सी है? ऑटोसोमल, कौन सी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या वर्ड बोला? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन कौन से? यहाँ पे ध्यान रखना फिनाइल कीटेनूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एल्बिनिज्म। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए अब चलते रखने यहाँ पे सेक्स लिंक में भी कहां चलते हैं हम लोग? एक्स लिंक में, यानी एक्स क्रोमोसोम की डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन कौन सी हैं? तो एक्स क्रोमोसोम की डोमिनेंट डिसऑर्डर रखना है, बहुत ही आपको देखने को मिलेगा रेयरली। इसका नाम है स्यूडो रिकिट्स। क्या नाम है यहाँ पे?
स्यूडो रिकेट ध्यान रखना, जो बीमारी वो एक्स लिंक डोमिनेंट है ध्यान रखना। एंड डिफेक्टिव इनामल टीथ, आपके ध्यान रखना दांत है वो बहुत ही डिफेक्टिव होते ध्यान रखना, वो भी अगर है तो वो ध्यान रखना एक्स लिंक में डोमिनेंट में लोचा हुआ है। ओके, जबकि ज्यादा फेमस कौन सी ध्यान रखना, एक्स लिंक में रिसेसिव वाला ज्यादा फेमस है। आप लोग जानते हैं हीमोफीलिया के बारे में, आप लोग जानते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में, आप लोग जानते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में, आप लोग जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। इसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, एंड देन यहाँ पे आता है सिकल सेल एनीमिया और ये फिनाइलकीटोनुरिया। ये जो 4-5 जो फेमस ध्यान रखना जो एग्जांपल है ये आपको याद रखने हैं, और इनकी पूरी पैडिग्री भी आपको मैं समझाऊंगा। इनकी पैडिग्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कौन कौन सी बीमारी किस में, एक्स में, कौन सा एक्स डोमिनेंट में। देखो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, पैडिग्री एनालिसिस, ऑटोसोमल एंड सेक्स। ऑटोसोमल में डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड रिसेसिव डिसऑर्डर, या कौन कौन से डोमिनेंट फीचर है, कौन कौन से रिसेसिव फीचर है। सेम कारण सेक्स में 2 होते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स में एक्स डोमिनेंट एंड वाई डोमिनेंट, सॉरी एक्स में एक्स डोमिनेंट एंड एक्स रिसेसिव, तो वो बीमारी। एंड सेम एक्स रिसेसिव वाली बीमारी, वाई में जो बीमारी वो लिस्टिंग कर दो। कहानी क्लियर? अगर ये चार्ट आपको क्लियर हो गया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका मुझे प्यार लगातार मिलता रहे, इसलिए प्रेम पूर्वक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।